अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं सऊदी सरमायाकारी वफ़द के दौरा पाकिस्तान और उभरती हुई पाकिस्तानी मईशत की। IMF से कर्ज की मंजूरी और पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की तरफ इस वक्त गामज़न है। न सिर्फ पैदावारी ग्राफ तेज़ी से ऊपर जा रहा है बल्कि अफरात ज़र भी नीचे आ रहा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार 8.78 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र की सूरत में सामने आया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के 130 रुकनी तिजारती वफ़द के दौरा पाकिस्तान के दौरान 2.2 अरब डॉलर के मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत से पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के एक नए दौर का महाम आगाज हो रहा है। और कहा यह जा रहा जी मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं, महंगाई में कमी आएगी और शरह सूद में कमी होगी, जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ मिलेगा। और अब देखना यह है कि सरमायाकारी मौके बढ़ते हैं और ये भी देखना है कि सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने तजारती वफ़द के हमरा आज पाक सऊदी बिजनेस फोरम से कबल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि हुकूमत ने एक बड़ा अहम फैसला किया। IPPs के हवाले से 5 IPPs के मुआहदे जो हैं वो ख़त्म करने का हुकूमत ने फैसला किया है। सालाना इससे 60 अरब रुपए का फ़ायदा होगा आवाम को और कुल मिला के जो इसका बेनिफिट होगा वो आवाम को पहुंचेगा 411 अरब के हवाले से। क्या फ़ैसला हुआ, पहले कि आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो कहा है और आज काबीना के इजलास से खिताब भी किया है, पहले वो देख लें। खबरी देना चाहता हूँ और ये शुरुआत है। 5 IPPs ने बामी रजामंदी और ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के ताबे करते हुए बिजली की खरीदारी के जो मुआहदे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये ख़त्म कर दिया गया है। बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो वाजबात हैं वो सिर्फ उनको अदा किया जाएगा बग़ैर किसी फाइनेंशियल कॉस्ट के। सूद उसमें शामिल नहीं होगा। बिजली के सार्फिन को सालाना 60 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचेगा। कौमी ख़जाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली की जो कीमत है कम होगी। और ये वज़ीर आज़म की गुफ्तगू तो आपने देख ली। और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन FBR को साथ बिठा के और उन्होंने इस तरफ इशारा भी दिया है कि हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, जो लोग टैक्स एवेजन में मुलव्विस पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और आने वाले दिनों में उनकी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात भी ला रहे हैं। मज़ीद क्या कहा है वो सुन लेते हैं। इन्फ्लेशन नीचे आई है, उसके बेसिस पे जो पॉलिसी रेट नीचे आया है और उसकी वजह से जो लेंडिंग रेट्स हैं दोज आर कमिंग डाउन। एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म है, उसमें भी बातचीत हो चुकी है और उसमें भी हम पेशकदमी कर रहे हैं। 50% ऑफ दैट इज सेल्स टैक्स एवेजन। ये जो 3.4 ट्रिलियन की बात हो रही है, रफली 50% ऑफ दैट इज इन दिस कैटेगरी एंड देयरफॉर वी वांट टू फोकस ऑन दैट। जो हाई रेशियो ऑफ इनपुट टैक्स क्लेम करती हैं ताकि जो टैक्स पेमेंट है उसको रिड्यूस किया जा सके, उसको मिटिगेट किया जा सके, उसको सप्रेस किया जा सके। इसी तमाम तर मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत शाहिद यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा सरमायाकारी का जो सऊदी अरब का वफ्द है वो भी आ रहा है, सरमायाकारी के जो मौके हैं वो भी पाकिस्तान में इस वक्त बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है मईशत कितनी बेहतर होगी पाकिस्तान की, आवाम को इसमें कितना मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि जो सऊदी डेलीगेशन आया है इसमें डिफरेंस ये है कि इस दफा प्राइवेट सेक्टर के लोग भी उनके साथ हैं। तो आई होप कि जो इस दफा जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली रियलाइज हो जाएं, क्योंकि देखिए हमारी एक हिस्ट्री रही है कि हम बहुत से MOUs पे साइन कर लेते हैं मगर वो जो है एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं होते। हमने ऑयल रिफाइनरी के बारे में और कई और चीज़ों के बारे में सऊदी इन्वेस्टमेंट की MOUs किए हुए हैं मगर वो अब तक ग्राउंड पे नहीं आए। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है कि इस दफा प्राइवेट सेक्टर भी इसमें है और दे आर लुकिंग एट अ नंबर ऑफ डिफरेंट एरियाज। जहां तक उसका ताल्लुक है हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो का, तो जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जी पॉलिसी रेट के नीचे आने से फर्क पड़ेगा। मगर यहाँ भी जो सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारा इस वक्त पॉलिसी रेट 17.5% है, विच इज स्टिल वेरी 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 हाई। हम नॉर्मली इन द पास्ट जो था या तो हेडलाइन इन्फ्लेशन या पहले तो कोर इन्फ्लेशन पे जाते थे और फिर उसके बाद हेडलाइन पे जा रहे थे, मगर अब तो इस टाइम पे हमारी इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट्स में आ चुकी है। तो ये पॉलिसी रेट 17.5% का होना ये अभी भी बहुत बड़ा एक
थ्रेट है, इट नीड्स टू बी ब्रॉट डाउन ट्रिमेंडसली, ताकि प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा रूम मिले, ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके चीज़ों को आगे लेके जा क्या आपके सके। ख्याल में इसको थोड़ा सा नीचे लाने की ज़रूरत है और उसके लिए इशारे भी मिल रहे हैं? शाहिद साहब ये बताइएगा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हुए आप क्या रेट करेंगे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इस वक्त कहाँ पर खड़ी हुई है? दूसरा, जो आज एक बड़ा फैसला सामने आया है कि IPPs, जो 5 IPPs हैं उनके साथ मुआहदे ख़त्म करने का फैसला किया गया है, ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा हमारी इकोनॉमी में फिर? बड़ा ये जी पॉजिटिव स्टेप है, बहुत पॉजिटिव स्टेप है। देखें, IPPs ने इस पूरी इकोनॉमी को बिठा दिया है, और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है हमारे पाकिस्तान में, जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, वो इतनी हाई है कि जो हमारे बेसिक ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट के सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल वगैरह, वो बंद हो रहे हैं। तो ये स्टेप जो है बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है, मगर वी नीड टू गो मच बियॉन्ड दैट, क्योंकि आप ये देखें कि हमारे जो ये 4-5 सिर्फ IPPs नहीं है, बहुत से और IPPs हैं जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में हमें बेतहाशा चार्ज करते हैं। तो हमें ये पूरा जो रिफॉर्म का प्रोसेस है, जिसमें गवर्नमेंट बहुत स्टेप्स ले रही है, और साथ साथ जिस तरह गौहर एजाज साहब इसमें एक्टिव हुए थे, तो आई थिंक दैट प्रोसेस नीड्स टू कंटिन्यू, दैट प्रोसेस नीड्स टू बी फाइनलाइज्ड, और ये बहुत जल्दी करना है। ये ऐसी चीज नहीं है कि जो हम जिसमें हम कोई भी टाइम लैप्स अफोर्ड कर सकते हैं। ये इशू प्रॉब्ली हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल का के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। सर, सबसे ज्यादा अहम तो है शाहिद यूसुफ साहब, ये कहिएगा जो महंगी बिजली है वो बहुत बड़ा मसला है आवाम के लिए, और कहा यह जा रही है जो 5 IPP से मुआहदे खत्म हुए हैं तो बिजली मजीद सस्ती होगी, और कितनी सस्ती होगी आने वाले वक्तों में, ये भी कहा जा रहा था कि जी इंडस्ट्रीज बहाल होंगी बिजली सस्ती होने की वजह से, उसका कितना इम्पैक्ट होगा फिर? देखिए, बिजली सस्ती सिर्फ इस तरीके से नहीं होगी, ये 3-4 IPPs की वजह से सस्ती नहीं होगी। आपकी कई और स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको। पहले आपको स्टेप ये लेना पड़ेगा कि जितनी भी आपकी अनप्रोडक्टिव IPPs हैं, जो स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर की हैं, या जिनकी एनर्जी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है, और वो नहीं बड़ा एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती हैं, उनको या बंद करना पड़ेगा या इसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। जो प्राइवेट सेक्टर की IPPs हैं, जिसमें 2-3 चीजें करने जा रहे हैं, जैसे डेट रिप्रोफाइलिंग की बात हो रही है, ये शॉर्ट टर्म है। डेट रिप्रोफाइलिंग से आप बेसिकली अपना कर्जा जी डिले करें, बिजली पे डेफिनेटली इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा इन द शॉर्ट टर्म। Short term Right. is still is not the actual solution. The solution is कि हमें slowly and gradually in IPPs की जो expensive IPPs हैं, उनको उनसे अपनी जान छुड़ानी पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ जो पर तो आपने बताया शायद यूसुफ साहब कि imported ग्रेजुअली fuel- जो IPPs हैं, जो दीगर IPPs हैं जो कि बोझ बनी हुई है इस वक्त पाकिस्तान मईशत के ऊपर, इनसे भी छुटकारा पाना। खास तौर पर जो वज़ीर ख़जाना ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी अहम थी महाम, वो उन्होंने कहा था कि हम जो लोग टैक्स चोरी करते हैं उनका डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है, तो इस इकॉनमी को जब डॉक्यूमेंट कर लिया जाएगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो मजीद आसान होगी। एक और अहम मामला है जी, वो खैबर पख्तूनख्वा से रिलेटेड का है महाम जी, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के दरमियान जो है बर्फ पिघलने लगी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से पहले बाज़ाब्ता राब्ते के बाद गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को जिरगे में शमूलियत की दावत दी गई। सूबे की सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की मुशावरत भी हुई है इस पर। और इस जिरगे में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दावत पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। दावत मिलने पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद में तमाम मसरूफियात तर्क करके जिरगे में उन्होंने शिरकत की है। सूबाई जिरगे की तजावीज़ पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने रात गए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ग्रैंड जिरगे में वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनके नुमाइंदे की हैसियत से इसमें शरीक भी हैं। इस वक्त ग्रैंड जिरगे की सरबराही सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने की है और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने मई 2024 में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हलफ उठाया था। हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला
अली अमीन गंडापुर ने शिरकत नहीं की थी और दोनों सूबाई ओहदेदारान एक दूसरे के खिलाफ बड़ी तल्ख बयानबाजी भी हमने देखा है कि करते रहे हैं। लेकिन आज ये ऐसा मौका है क्योंकि एक सूबे के अमन अमान का मामला है, तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो हमें आज इस जिरगे में ग्रैंड जिरगा जिसको होस्ट कर रहे हैं वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, इसमें दीगर सियासी जमातों की नुमाइंदगी भी मौजूद है। और इसके साथ साथ ख़ास बात यही कि वफाक का नुमाइंदा जो कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं वो भी वफाक की नुमाइंदगी इसमें कर रहे हैं। और ख़ास बात ये थी कि इनके दाएं जानिब जो वज़ीर आला के दाएं जानिब बैठे हुए थे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी उनके हमरा मौजूद थे। तो ये एक मैसेज भी है कि सूबे की बेहतरी के लिए, सूबे के अमन अमान के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक पेज पर। और इमरान, हमने देखा कि पिछले दिनों बहुत तल्ख कलामी भी रही है, आपस में एक दूसरे पे लफ्जी गोलाबारी भी रही, और ये एक अच्छी बात है कि बैठे हैं, मुज़ाकरात किए हैं और सूबे के अमन अमान के हवाले से जब सियासतदान इस तरह बैठते हैं तो अवाम का सोचते हैं और अपने सियासी मफादात को साइड पर रखकर ये एक ग्रैंड जिरगा हुआ जिसमें जी सूबे के अमन अमान के हवाले से, अवाम के रिलीफ के हवाले से, सियासी जो चीज़ें थी उन पर डिस्कशन हुई है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन जी। यासिर, बताइएगा इस जिरगे में कौन कौन से अहम उमूर जो हैं वो ज़ेर बहस आए हैं और वफाकी हुकूमत ने क्या तजावीज़ पेश की हैं? हाँ जी, देखिए, वफाक की जानिब से जो नुमाइंदे भेजे गए थे फेडरल मिनिस्टर मोसी, वो आज आए थे और आज सुबह से ही वो 10:30 बजे तक तकरीबन वो पेशावर पहुंच चुके थे, गवर्नर हाउस में मौजूद थे। इसी तरह जो थे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने भी अपनी तमाम तर मसरूफियात इस्लामाबाद में तर्क करते हुए वो भी पेशावर पहुंचे। तकरीबन कहा जाता है रात 3:30 बजे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी और फैसल करीम कुंडी से रब्ता किया और सूबे की जो मजबूरी सूरत हाल है अमन व अमान के हवाले से, उस हवाले से उन्होंने फौरी तौर पर ग्रैंड जिरगा में शिरकत करने के हवाले से उनको दावत दी और उन्होंने भी कबूल की। इसी तरह जो KP के असम्बली की अपोजिशन जमातें हैं उनकी भी 12 नुमाइंदों को शरीक किया गया और साथ में हुकूमती भी 12 नुमाइंदों को शरीक किया गया। पहले कमेटी बनाई गई थी स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम स्वाति की सदारत, जिसके बाद जो है ये कमेटी जो है उठकर चली गई वज़ीर आला हाउस। वहां पर तकरीबन रात 3 बजे तक इजलास चला और जो अमन अमान के हवाले से मामलात थे वो डिस्कस किए गए, जिसके बाद ये कमेटी जो थी तश्कील दी गई और आज वज़ीर आला हाउस पेशावर में तकरीबन 11:15 बजे ये इजलास शुरू हुआ और इस इजलास में जो है फेडरल मिनिस्टर जो है मोहसिन नकवी भी शरीक रहे। दाएं जानिब फैसल करीम कुंडी थे तो बाएं जानिब जो है मोहसिन नकवी बैठे हुए थे। इसी तरह जो सूबाई कायदीन थे तमाम सियासी जमातों के, उनमें अवामी नेशनल पार्टी के अमल वली थे, इसी तरह मियां इफ्तिखार हुसैन भी थे, जमात इस्लामी से प्रोफेसर इब्राहिम भी थे, पीपल्स पार्टी से मोहम्मद अली शाह बादशाह थे। तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी यासिर इसमें मौजूद थी। ये बताइए कि जो तजावीज़ क्या दी गई इस जिरगे में और अब हिकमत अमली क्या होगी कि सूबे के अमन अमान को बहाल किया जाए? देखें, इस हवाले से जो आए रोज सूबे के मुख्तलिफ अजला में जो हमले किए जाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर, पुलिस पर, आम शहरियों पर, इस हवाले से अब ये कमेटी कायम तो कर ली गई है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में, लेकिन अभी तक कमेटी के अरकान के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। हमारे जो CM हाउस पेशावर के सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि अब कमेटी अरकान जो हैं वो वज़ीर आला KP के खुद ही लेंगे और यकीनन इसमें अपोजिशन जमातों के अरकान सूबाई असम्बली को भी शामिल किया जाएगा, हुकूमत के लोगों को भी शामिल किया जाएगा और यकीनन फेडरल से भी एक नुमाइंदा लिया जाएगा। कहा जाता है 1 घंटे तक बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट की जाएगी कि इस कमेटी में कितने लोग शामिल किए जाएंगे और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो है जाएगी और सूबे के अमन अमान के हवाले से इस पर बातचीत भी होगी। हमारे यासिर हुसैन ब्यूरो चीफ पेशावर थे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। और ये एक अच्छा लाहे अमल है कि सूबे के अमन अमान के हवाले से तमाम सियासतदान जो हैं वो मिल बैठे हैं और कोई ना कोई लाहे अमल अपनाया जाएगा, कमेटी तश्कील दी जाएगी जिस पर बात होगी। इमरान, एक और बहुत अहम मामला है जी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग। बोली में जी मनपसंद कंपनी को नवाजने के इंकशाफात सामने आए हैं। बोली में एक ही पार्टी को शामिल करके नीलामी की मंजूरी ली गई है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने के लिए नीलामी 3 बजे दोपहर से 4 बजे तक जमा करके खुलना थी और मुकर्ररा वक्त पर गैर मुल्की कंपनी टर्मिनल यापी का नुमाइंदा दौरान बोली अंदर मौजूद था, जबकि डाइवो पाकिस्तान ग्रुप के नुमाइंदे को सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर रोके रखा। अंदर जाने की इजाज़त न मिलने पर हुकाम ने ताखिर को जवाज़ बनाकर तकनीकी तौर पर नीलामी से ही आउट कर दिया। मकामी कंसोर्शियम ने नीलामी में इस तरह की बदनस्बी पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। ये मामला है क्या? एक स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले वो देख लें। पहले PIA की निजकारी के मरहले को मुतनाज़ा बनाया गया, अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में भी गैर शफाफियत ने मामला मशकूक बना दिया।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए कौमी निजकारी कमीशन को मकामी डाइवो कंसोर्शियम और गैर मुल्की तुर्किया की कंपनी टर्मिनल यापी ने दरखास्तें दी। 7 अक्टूबर को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स कराची में बिड जमा कराने का वक्त 3 बजे मुकर्रर था। 4 बजे तक बिडिंग खुलना थी। डाइवो कंसोर्शियम के नुमाइंदे ऑफिस में मौजूद थे, लेकिन इनको भोंडे तरीके से बिडिंग के मरहले में शामिल न होने दिया गया। ऑफिस में बिठा कर रखा गया। अंधेर नगरी चौपट राज इस हद तक बढ़ा कि एक ही कंपनी को बिड जमा कराने का मौका दिया गया और इसी को फाइनल भी कर लिया गया। डाइवो कंसोर्शियम के अलावा चंद दीगर कंपनियां भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में दिलचस्पी रखती थीं, जिन्हें सिविल एविएशन की जानिब से बोली की मुद्दत में तोसी की यकीन दहानी कराई गई, लेकिन तोसी ना की गई, जिसकी वजह से बोली में शामिल ना हो सकी। बोली में शामिल वाहिद कंपनी को ग्रीन सिग्नल देकर मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गयी। दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों ने बिडिंग दोबारा कराने का मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के इस मुतनाज़ा फैसले पर डाइवो पाकिस्तान कंसोर्शियम ने डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को शिकायत दर्ज करा दी। अदालत जाने का फैसला भी कर लिया। दूसरी जानिब एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का अमल तो शुरू कर दिया गया, जबकि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का मुस्तकिल डीजी मौजूद नहीं। तैमूर इकबाल बतौर कायम मकाम डीजी काम कर रहे हैं। इससे पहले PIA की निजकारी में भी मुतज़ाद मौक़िफ़ अपनाया गया। 25 सितंबर को बिड जमा कराने की आखिरी तारीख थी, लेकिन निजकारी कमीशन ने मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए डेडलाइन में पहले 9 घंटे की तौसी की। बिड जमा कराने का वक्त 3 बजे से बढ़ाकर रात 12 बजे तक कर दिया गया। लाडलो ने फिर भी बिड जमा न कराई तो डेडलाइन में 1 माह की तौसी कर दी गई। निजकारी कमीशन और सिविल एविएशन की जानिब से कौमी इदारों की निजकारी में मेरिट की खुली खिलाफ वर्जियों पर सरमायाकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अपनों को नवाजा जा रहा है? अहम कौमी इदारों की निजकारी में शफाफियत नजरअंदाज करने पर बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का क्या तासुर जाएगा? ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। मामला तो यकीनन आपके सामने भी इस वक्त मौजूद है। इसी पर मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजवा साहब ने। दानिश साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। दानिश साहब, बताइएगा, ये जो बिडिंग एक प्रोसेस है जो हमें नज़र आ रहा है कि शफाफ नहीं है, तो क्या आला हुकाम को ये नज़र नहीं आ रहा कि इसमें शफाफियत का आंसर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है? आपके ख्याल में कौन इसका जिम्मेदार है? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, बिडिंग के तौर अगर आपको बताता चलूं, थोड़ी सी बैक इंफॉर्मेशन देता चलूं, तो ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का मामला था जिसमें बिड सबमिशन थी 7 अक्टूबर को। आई वॉज द फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो टीम से कंसोर्शियम टीम से वहां पे पहुंचा था 3 बजे एग्जैक्ट टाइम पे। 5 मिनट हमें सिक्योरिटी गेट पे रोका गया, कहा गया कि हमारी सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी, और उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पे बिड सबमिशन हो रही है। ये बड़ी हैरानगी की बात है, बिकॉज 5 मिनट पहले हमारा कंपेटिटर अपनी गाड़ी से उसी गेट के थ्रू गया था, और जब हम आए थे तो हमें रोक दिया गया था जी एट द गेट। सो जैसे ही हम पहुंचे, हमारे पास इस पूरी बिड का एक ओरिजिनल टेक्निकल प्रपोजल, एक फाइनेंशियल प्रपोजल, 4 कॉपियां करके हमें अंदर पहुंचाना था। तो हमारे पास बहुत ही बड़ा बक्सा था जो हमने सिविल एविएशन अथॉरिटी के सेक्रेटेरिएट में पहुंचाना था, डीजी साहब के। तो वो पहुंचाते जैसे ही हम पहुंचे जी कमेटी रूम में, तो हमें पता चला जी हमारी बिड एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सो ये तो बहुत ज्यादा ज्यादती की गई थी हमारे साथ फ्रॉम सिविल एविएशन अथॉरिटी। सो इसीलिए इसका कसूरवार जी इट्स द अथॉरिटी जिसने हमारी बिड रिजेक्ट कर दी थी, और सिर्फ एक ही मेंबर की बिड एक्सेप्ट की गई थी। ये किधर की फेयरनेस है कि एक बिड पे पूरा प्रोसेस जो 2 साल का चला हुआ है, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को ये लीड दी गई थी कि काइंडली इसकी प्राइवेटाइजेशन को सक्सेसफुल बनाएंगे IFC। सो उन्होंने बेसिकली ये सारा प्रोसेस अलाइन किया था, जिसमें हमारी टीम गई थी, एयरपोर्ट भी विजिट किया था 2 दफा, उसकी टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस भी हुई थी, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस भी हुई थी। ये सारी बिड जी 6 महीने लगा के हमने प्रिपेयर की थी। 1.5 बिलियन PKR का बिड सिक्योरिटी बॉन्ड हमारे पास मौजूद था, बट वी वर नॉट लेट इन। हमें जी उसी कमेटी रूम में बिठाया जहां पे हमारे कंपेटिटर्स बैठे हुए थे। 4 बजे का टाइम आया, उनको बोला जी आपकी बिड सबमिशन का टाइम आ गया है, और हमारी बिड को वापस गाड़ी में भिजवा दिया गया। ये हम जी इसलिए नेशनल टेलीविजन पे भी आए हैं ताकि हमें फ्री एंड फेयर जस्ट बिडिंग प्रोसेसेस हों। आगे जाके दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्राइवेटाइजेशन प्रोजेक्ट्स, आगे जाके और भी प्राइवेटाइजेशन प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर द
करंट। अच्छा दानिश, इससे पहले हमने देखा था पीआईए के मामले को भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई थी। एक ही कंपनी थी जिसने अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो थे वो जमा करवाए थे, लेकिन उसे भी मुतनाज़ बना दिया गया था। अभी भी हम ये वाला मामला देख रहे हैं आउटसोर्सिंग का। ये बताइएगा, कहा जा रहा था जी कानून के मुताबिक डीजी की जगह वजारत हवाबाजी का कोई न्यूट्रल ऑफिसर कमेटी में होना चाहिए था, वो क्यों नहीं था, वो क्या वजह थी? जी, उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। ये सिंस सीएए की तरफ से रेगुलेशंस थी, जिसकी तरफ से कोई बंदा नॉमिनेट नहीं किया गया था, ना इसकी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनी थी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। लेकिन जी हम और कंसोर्शियम टीम वी फुली रिस्पेक्टेड द अथॉरिटी, और हमने वहाँ पे उनके सारे एसओपीज और प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया। हम लोग कमेटी रूम में बैठे रहे, हमसे किसी ने आके भी नहीं पूछा कुछ भी कि आप लोगों को कुछ फैसिलिटेशन की जरूरत है, कोई हेल्प की जरूरत है, बल्कि हम हर 15 से 20 मिनट बाद उनके पास जाके एक ही रिक्वेस्ट करते थे कि हमें काइंडली अपनी मैनेजमेंट से बात करने दें, बिकॉज वी हैड वर्कड रियली हार्ड ऑन दिस एंड इट मेक्स नो सेंस कि अगर 2 साल का प्रोजेक्ट चला जाए और उसमें एक बिड को सबमिट कर दिया जाए, तो एक बिड में अगर सबमिट होती है तो वही जीतती है जी। having more competition is a friendly process जो हम चाहते थे और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी चाहते हैं, because this was a stepping stone। इसी से अगले all privatization projects would be determined। अगर इसमें इतने बड़े flaws थे, so I really doubt कि अगले privatization projects would be successful, where the government of Pakistan is expecting foreign investments to come into Pakistan। अच्छा दानिश, ये बताइएगा कि अब आपकी प्लानिंग क्या है, आपका लाहेअमल क्या है? क्या आप इस प्रोसेस को आप चैलेंज करेंगे, अदालतों में जाएंगे अब आप? जी सर, सो इसकी एक फॉर्मल कंप्लेंट भी लॉन्च कर दी है टू डीजी एयरपोर्ट सर्विसेज, and we're also going to Sindh High Court to file an official complaint against the bidding process। यहाँ पे जी हमारा एक ही गोल है कि जी एक फ्री एंड फेयर एंड जस्ट बिडिंग प्रोसेस हो और हमारी भी बिड एक्सेप्ट की जाए जिस तरह के हमारे कंपेटिटर की बिड एक्सेप्ट की गई है। वी ऑल स्टैंड अ फ्री एंड फेयर चांस इन द बिडिंग प्रोसेस। Calling one person out and selecting the other competitor, this shows कि जी bidding process में काफी ज्यादा flaws थे, जिधर उन्होंने competition को encourage नहीं किया। पूरी दुनिया में competition encourage किया जाता है, because that is a fair way of promoting different foreign investors to come into Pakistan। But over here हमारी जी बिड रिजेक्ट कर दी गई थी और एक टर्किश कंपनी की बिड एक्सेप्ट की गई थी, एंड वी ऑल नो हु विल बी अवॉर्डेड द बिड। एंड दिस इज व्हाई वी वांट टू मिलना चाहिए था सबको। दानिश जंजुआ, मेंबर कंसोर्शियम टीम हमारे साथ है जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये बात होनी भी चाहिए कि शफाफियत होनी चाहिए, सबको इक्वली चांस मिलना चाहिए। दीगर मौज़ूआत पर भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की, जो कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और 6 अजला हैदराबाद, दादू, जामशोरो, मटियारी, टंडोला यार और ज़िला टंडू मोहम्मद खान पर मुश्तमिल सिंध का दूसरा बड़ा शहर भी है, डिवीज़न भी है। हैदराबाद तकरीबन 3000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित और तारीख़ी शहर है। हैदराबाद सनत और तिजारत के लिहाज से पाकिस्तान की अहम शहरों में इसका शुमार होता है। जी बिल्कुल, और यहाँ की अहम सनतों में चूड़ी, चमड़ा, कपड़ा और दीगर सनतें शामिल हैं। हैदराबाद शहर की आबादी की बात की जाए तो आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी तकरीबन 22 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। मगर हैदराबाद के बाज़ारों का जो क्लॉथ मार्केट है, टावर मार्केट है, रेशम बाज़ार, कोहिनूर चौक में नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार है। तो वारिस बिन आज़म ने इस पर स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, वो देखें। कहने को तो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन मसाइल के अनबार में घिरा हुआ है। जब बुनियादी मसाइल का शहरियों को सामना है, वहीं सड़कों से गुजरना भी शहरियों के लिए महाल बना दिया गया है। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर, मुतअद्दिद मुकामात पर तजावुज़ात के अनबार नजर आते हैं। कार्रवाइयाँ भी होती हैं तजावुज़ात के खिलाफ, लेकिन वो भी सिर्फ रस्मी हद तक महदूद है। शहरियों से जानते हैं कि शहरियों को किन मसाइल का सामना है। इधर हैदराबाद में बहुत सारे अपना ट्रैफिक के इशू हैं। आप देखें कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए अपना ना, किसी बंदे को, सिंध की जो भी इंतज़ामिया है अपना ना, वो इसको सीरियस नहीं ले रही है। जिस जगह हैदराबाद में आप जाओ गैर कानूनी पार्किंग है, हर किसी ने यहाँ पर कब्जा करके अपने पार्किंगें बनाई हुई है, तजावुज़ात, ठेले वगैरह हर चीज़, बंदा गुजर नहीं सकता। तो ट्रैफिक के आमद में बड़ा मसला होता है। इतनी गर्मी के आलम में ये जो दौरानिया होता है, स्कूल के
छुट्टी का, ऑफिस से वापसी का, तो ये बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत मुश्किल पेश आती है हर शहरी को। सालों के बिगड़े हुए नवाब एक दिन में सीधे नहीं हो सकते। आप पहले इनको 4 दिन कंटिन्यू 8 दिन आए और इनको वार्निंग देते रहे, फिर इसके बाद आप कार्रवाई करें नहीं तो यूनियन भी आपके साथ है, सब हम आपके साथ है। जगह जगह पे जो मार्केटों में जो है दुकानदार ने जो है ठेके निकाले हुए हैं, ठीक है ना, तो इस तरह से मतलब जो ट्रैफिक जाम हो जाता है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक अमला आता है, हटाता है, दूसरा जो है ना लगा देता है। हैदराबाद शहर में आप फैमिली के साथ निकलो, हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ लगी होती हैं होटलों में। इंक्रोचमेंट होनी चाहिए, शहर को साफ होना चाहिए इंक्रोचमेंट के हवाले से। कुछ कोताही हमारी तरफ से है और कुछ कोताही आवाम की तरफ से भी है। जिस तरह हम दिन रात एक करके इस चीज़ के अगेंस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको हमारे साथ खड़े होकर इस चीज़ में हमारा जो है ना वो साथ देना होगा। मंडी पे भी जगह जगह ठेले पथारे लगे हुए हैं, दुकान से ज्यादा जगह बाहर रोकी हुई है और बाहर वाला जो होता है वो 2 करोड़ की दुकान के आगे अपना पथारा लगाता है और वो बिल्कुल इजी होकर कारोबार कर रहा है, कोई कहने वाला नहीं है। खुदारा हैदराबाद को इसका जो पुरानी सूरत थी उसमें इसको बरकरार करें। हम लोगों के सामान भी लेकर आते हैं, फिर उनके ऊपर कुछ इस तरह से मुख्तसर सा फाइन भी करते थे, तंबी भी करते थे, लेकिन सूरत हाल ये है कि हमारे साथ फोर्स जो है वो हमारे साथ ताउन नहीं करती है। आवाम में शऊर पैदा करने की जरूरत है और आवाम में शऊर बेदार नहीं हो रहा है। हैदराबाद में तजावुज़ात के हवाले से आपने शहरियों और ताजिरों की भी राय जानी। हर कोई हैदराबाद में तजावुज़ात से परेशान नजर आता है, लेकिन जो मुतलका महकमा है हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसके कानून में कोई जू नहीं रेंग रही और शहरी तजावुज़ात के सबब शदीद दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। जी, ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की जी, इंतज़ामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो दफ्तर हैं उसमें इंसदाद तजावुज़ात के सेल भी कायम है जो कि गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। इस वक्त उनको चाहिए कि वो एक्टिव हों और वो खुद भी एडमिट करें जी हमारी भी कोताहियाँ हैं, आवाम भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो दोनों तरफ से चाहिए कि इस पर कोई अमल किया जाए और इसको दूर किया जाए, क्योंकि आवाम दुश्वारी का सामना है आवाम को बहुत ज़्यादा। मज़ीद मौज़ूआत पर भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के आज होने वाले मैच की। तो रंजों की सरजमीन मुल्तान में एक बार फिर ज़्यादा रंजों का रिकॉर्ड कायम हो गया है। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की टीम के खिलाफ रंजों की बरसात कर दी। तारीख में पहली बार किसी भी टीम ने एक ही इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ 800 रन मुकम्मल करके इतना बड़ा पहाड़ बना दिया। बिल्कुल, इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में इतना बड़ा स्कोर करने वाली पहली टीम बन गई है जी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जारी है और इंग्लैंड ने 20 साल कबल बनाया गया भारत का 675 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसमें भारत ने 2004 में मुल्तान टेस्ट में 5 विकेटों पर 675 रन बनाए थे और ये रिकॉर्ड भी टूट चुका है। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में चौथी मरतबा इनिंग्स में 800 से ज़ायद रन बने हैं और इनिंग्स में 800 से ज़ायद रन बनाने का इससे काबिल आखिरी कारनामा श्रीलंका ने इंडिया के खिलाफ अंजाम दिया था। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार इरफान ज़हीर साहब ने। इरफान ज़हीर साहब, थोड़ा सा हमें क्लियर कर दें, ये इंग्लैंड की टीम खेल बहुत अच्छी रही है या पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी हो गई है? देखें इमरान, ये बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है कि ये बात हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हम अपनी जो परफॉर्मेंस के अंदर, जो डिक्लाइन के अंदर रॉक बॉटम को हिट कर रहे हैं। जितना बुरा, जितना पैथेटिक कहना चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट से उस टाइम से गुजर रही है। कई फैक्टर्स हैं जी। सबसे बड़ा फैक्टर स्टार्ट ऑब्वियसली कैप्टनसी से करना चाहिए। जब कप्तान को ये गेम सेंस ना हो कि मैंने फील्ड प्लेसिंग किधर करनी है, गैप को कैसे कवर करना है। जैसे बांग्लादेश के, मैं थोड़ा अगर पीछे बात करूं तो 26 पे 6 आउट करने के बाद फील्ड प्लेसिंग क्या होनी चाहिए, 475 पे डिक्लेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस मैच में 556 करने के बाद आपको किस तरह अटैक को लेकर चलना चाहिए। तो सबसे बड़ा तो ऑनेस्ट कप्तान पे आता है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हमारी जो दुनिया में रिकग्निशन थी वो हमारी फास्ट बॉलिंग थी। स्पिनर तो चले हम 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं ऑन एंड ऑफ। यासर शाह के बाद कोई अच्छा रेगुलर स्पिनर नहीं मिल पाया। जो थे भी नुमान और साजिद, हमने उनके साथ भी ज्यादती की, उनको कंसिस्टेंट नहीं खिलाया और ये हाल हमारा पहुंच गया। दूसरा जो फास्ट बॉलिंग थी, किसी फास्ट बॉलर के पास ना पेस रहा, ना सीम और स्विंग रही। और तीसरी जो टेस्ट क्रिकेट की डिमांड होती है वो सर्टेन लाइन और लेंथ होती है, हम उससे भी फारिग हो गए। तो यो रिजल्ट ये है कि हम अब हर फॉर्मेट के अंदर हार रहे हैं। ओडीआई में देख लिया इरफान, हम हर फॉर्मेट पे तो हार ही रहे हैं। साबिक जो कप्तान है हफीज, उन्होंने कहा कि जी इंग्लैंड बेहतर परफॉर्म करेगी। उन्होंने ये खदशा भी जाहिर किया था और उन्होंने कहा था जी इंग्लैंड ड्राइविंग सीट पर होगी। क्या वजह है पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पर नहीं आती? देखिए, ये इंग्लैंड का तो 100% मेरा ख्याल है, जो थोड़ा सा भी गेम को जानता है, समझता था, सबको पता था कि इंग्लैंड ड्राइविंग सीट पे होगा। और जब ये
कल परसों भी मैंने अपने शो में बात की थी कि जो पाकिस्तानी सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि शायद क्रिकेट रिवाइव हो गई है, 556 कर दिए हैं, तो तब भी हमने ये बात की थी कि ऐसा नहीं है, इंग्लैंड आपको इससे ज्यादा मारेगा, वो कम से कम आप समझ लें कि 700-800 करेगा। और वही चीज हमारे सामने नजर आई दिखने में कि इंग्लैंड ने बड़ा इजीली इस टोटल को चेस किया, और अगर उनके पास टाइम होता और वो चाहते कि हमने इसको आगे लेके चलना है तो वो शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना जाते। अभी पाकिस्तानी हिस्ट्री पे तो हम देख चुके हैं कि हाईएस्ट टोटल उन्होंने कर ही छोड़ा है, बट ये शायद अदरवाइज हम देखते कि शायद दुनिया का बेस्ट वो रन्स भी स्कोर कर देते। बट बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी गेम प्लानिंग क्या थी, ना कोचिंग की समझ आ रही है, कप्तान हमारा एक शेल में चला गया है। हम वाइट बॉल को रो रहे थे, बट टेस्ट में तो मुझे लगता है उससे बुरा हाल हमारा हो गया कि हम दुनिया की वाइट साइड बन गए हैं जो 3 साल में अपनी होम ग्राउंड में होम सॉइल पे एक भी टेस्ट नहीं जीत पाए। इससे बड़ा डिजास्टर पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए क्या हो सकता है? ना हमें गेम सेंस का पता है, ना हमें ये पता है कि हमारे बैटर, और सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम सेकंड इनिंग्स में दुनिया का सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड पाकिस्तान का हो चुका है कि जो भी रन हम टेस्ट में करते हैं, हम जीते या हारे, वो पहले इनिंग्स में करते हैं। जब सेकंड दूसरी इनिंग्स में भी देख लिया हमने इरफान, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, 152 रन पाकिस्तान ने अभी तक बनाए हैं, उसकी आधी जो है वो आउट हो चुकी हुई है। और हम देख रहे हैं कि क्रिकेट के मैदान में एक अरसा ही हो गया, कोई अच्छी खबर हमें नहीं मिल पा रही, और पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है और शायकीन क्रिकेट बड़े इससे मायूस हैं। देखना होगा कि इस टेस्ट मैच का रिजल्ट क्या आता है। बहरहाल कुछ नज़र तो आ ही गया हमें कि जी इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी, कुछ और मामला के मुतालिक भी बात करनी है हमने। कुछ रोज़ पहले जो कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमला हुआ था, उसका मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया है और FIR के मतन के मुताबिक धमाके में चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया है और हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की थी। धमाके का मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को ख़राब करना है। पुलिस ने खातून समेत 3 अफराद को ज़ेर हिरासत लेकर तहकीकात के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। जी बिल्कुल, और पुलिस ज़राए के मुताबिक हमले से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। कराची शुएब बर्नी से जानते हैं कि क्या फॉलोअप है इस स्टोरी का। शुएब कहिएगा, कहा जा रहा था जी तहकीकात का अमल जो है आगे बढ़ चुका है, फुटेजेस ली जा रही हैं और गाड़ी कहाँ कहाँ गई शहर में, इन सब की तहकीकात हो रही है, तो ये सारी फुटेजेस हमने हासिल कर ली हैं, क्या कहाँ तक पहुँचा है तहकीकात का अमल? जी देखें, ये जो इतवार की रात कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब होने वाला दहशतगर्दी का वाकया था, इसकी तहकीकात का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। वाकये में हलाक होने वाले जो इस वक्त लेटेस्ट है वो ये है कि वाकये में जो हलाक होने वाले दोनों चीनी बाशिंदे थे, उनकी लाशें आज छिपा सर्द खाने से रवाना कर दी गई हैं और वो चीनी बाशिंदों जो 2 थे उनकी लाशों को सिक्योरिटी के हमरा कराची एयरपोर्ट से रवाना किया गया है। दूसरी जानिब इस वाक़े का मुकदमा जो है वो CTD में दर्ज कर लिया गया है और CTD ही इसकी इंक्वायरी मजीद करेगी। वाक़या जो है वो SHO थाने के जो एयरपोर्ट के जो SHO हैं कलीम मूसा, उनकी मुद्दत में, सरकार की मुद्दत में मुकदमे का इंदराज किया गया है। इस वाक़े के हवाले से तहकीकात का सिलसिला जारी है। जहाँ ये खुदकश बमबार ठहरा था वहाँ भी छापामार कार्रवाइयाँ हुई हैं। जिस तरह ये कराची आता जाता था उसकी भी इंक्वायरी हुई है। ये लसबेला में जिस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था वहाँ भी छापामार कार्रवाइयाँ हुई हैं और तहकीकात का सिलसिला काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। वाज़ेह रहे क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल मामला था तो इस पर हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कार्रवाइयाँ की हैं और जो चीनी मुताल्लिका कौंसिल जनरल थे उनको भी आगाह किया है कि उनकी जानिब से जो इस पर अमली इक़दाम किए जा चुके हैं। क्योंकि गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी एक मुल्क की अहम हसास मामला होता है, तो इस मामले में भी यही चीज़ अमल दरामद हुई है। अब इस वाक़े का जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो इस केस में जो भी मुल्ज़िमान हैं उनकी गिरफ्तारियों पर इस पर काम जारी है। मुश्तबा ख़वातीन और मर्द जो थे उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे तफ्तीश का सिलसिला जारी है। पुलिस समेत जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस केस पे मजीद काम कर रहे हैं। इस केस में मजीद काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शुएब बर्नी हमारे साथ मौजूद थे। का दायरा कार जो है वसी कर दिया गया है और तहकीकात इस लेवल की होनी चाहिए जो कि हमारे जो गैर मुल्की जो दोस्त हैं, ख़ासतौर पर चीन की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो इस तहकीकात से मुतमईन हो और जो लोग भी इस वाक़े में मुलव्वस हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। फिलहाल यहाँ पर हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है। हमारे साथ